Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will discuss the Physics Class 9th, chapter number 5, and its lecture number 1, which is the Law of Gravitation till Mass of Earth. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also press the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, in today's lecture, we are gonna discuss the following topics. The first is the law of gravitation, second is the law of gravitation and the Newton's third law, and the third topic is gravitational field, and the last topic of today's lecture will be mass of Earth. Dear students, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने में सर आइजैक न्यूटन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. फर्स्टली वी शुड ऑल नो कि हु इज़ द सर आइजैक न्यूटन. डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है कि ये वो फर्स्ट इंग्लिश साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन को सबसे पहले बताया था. इसके अलावा 1665 की इवनिंग में उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस कराया था. 1665 में वो अकेले एक एप्पल के ट्री के अंडर बैठे सोच रहे थे कि कुछ मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे थे कि क्यों प्लैनेट्स लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो हैं वो सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं, कि अचानक से एक एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है. और ये बात उनके माइंड में जो है एकदम से ये आइडिया क्रिएट करती है कि एप्पल हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है. इट्स मीन कि कोई ना कोई फोर्स तो ऐसी है जिसकी वजह से हर चीज़ अर्थ, आप किसी भी चीज़ को गिराते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी हमेशा अर्थ की तरफ आती है. क्यों आती है? क्योंकि अर्थ के हर चीज़ को अपने करीब खींचती है विद सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज या दैट एक्सेलरेशन इज नॉन एज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. और इसी बात को माइंड में रखते हुए उनकी जो मिस्ट्री थी वो सॉल्व हो गई कि क्यों प्लैनेट्स जो हैं सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं. इट्स मीन दैट जो सन है उसके पास भी कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से वो डिफरेंट प्लैनेट्स को अपने अराउंड जो है वो रिवॉल्व करने पे कंपेल करता है. सो इस बात को आपने माइंड में रखना है, और इसके बारे में मैं कुछ जनरल चीज़ें जो हैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो रीड कर लेती हूँ. द फर्स्ट इज़ he was English scientist and mathematician famous for his discovery of the laws of gravity and the 3 laws of motion. Secondly, he published a book of Principles of Natural Philosophy in 1687. Thirdly, today these laws which he introduced are known as the Newton's law of motion and describe the motion of all objects on a scale we experience in our daily lives. Dear students, तो इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए सबसे पहला जो लॉ है डैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. आप इसको समझें, और आप जब इसको समझेंगे ये कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है. इट इज़ नॉन एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर 2 स्फीयर टाइप बॉल्स या मैसेज दिखाई दे रहे हैं.
इनको नेम दिया गया है M1 एंड M2। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स इस लॉ को मेमोराइज करने की एक शॉर्ट टिप ये है कि आपने जस्ट दो बातों का ख्याल रखना है। पहली ये कि यहाँ पे जो फोर्स है वो दोनों मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों मैसेस के स्क्वायर के डिस्टेंस के साथ। सो I'll read the definition of this law, which is every body in the universe attracts each other body with the force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो डियर स्टूडेंट्स वही बात जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे जो फोर्स है दोनों मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इसी बात को माइंड में रखते हुए आप अगर इन दो बातों को कलेक्टिवली लिखें, डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन को विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ, सो वी विल मेक a relation which is F directly proportional to M1, M2 and inversely proportional to the square of the distance which is D square। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको साइन दिखाई दे रहा है डेट इज प्रोपोर्शनल टू M1 जो है वो मैस है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, जबकि M2 मैस है सेकंड ऑब्जेक्ट का, और D जो है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यहाँ पे जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो यहाँ पे कैपिटल G आ जाएगा, और ये जो G है इट इज़ नॉन एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये आप यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में चले जाएं इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट एंड इट्स वैल्यू इज 6.6408 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपको दिखाई दे रही है डेट इज़ वेरी स्मॉल 10⁻11। ये इतनी कम होती है कि हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। So the weight of an object on the earth is the result of the gravitational force of attraction between the earth and the object। अब हम थर्डली बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिट की कि कैपिटल G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका यूनिट क्या होगा। हमने डियर स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा विच विल बी कैपिटल G एंड वी विल हैव टू फाइंड out the unit of capital G। G will remain there, R which is dividing in the first equation, it will be get multiplied with the F and M1 and M2 will be divided। So the unit of G after putting the values of different units of F, R, M1 and M2, we will get the unit of F as Newton, R as meter, M1 M2 as kilogram। So our overall unit of capital G which is the gravitational constant will become as Newton meter square per kilogram square। डियर स्टूडेंट्स अब जो है हमारा सेकंड टॉपिक है विच इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स उसी बात को जो मैंने आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताई थी आप उसी को माइंड में रखें, और आपको स्क्रीन के ऊपर दो मैसेज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो मैस फर्स्ट है उसको नेम दिया गया है M1, जबकि सेकंड वाले मैस को नेम दिया गया है M2। और आपने एक बात याद रखनी है कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इट विल बी R। अगर मैस M1 M2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है
तो M2 M1 के ऊपर भी लाजमी जो है एक फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, दीज विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये बात जैसे ही आप सुने तो आपके माइंड में फौरन से क्लिक करना चाहिए कि आपको मैंने बताया था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि एग्जैक्टली सेम है कि अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन होगा और वो जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। सो हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो consistent है with the Newton's third law of motion. Now I'll read the whole topic as: the action and reaction due to the forces of gravitation are equal in magnitude but opposite in direction. This is consistent with the Newton's third law of motion, that is, to every action there is always equal but opposite reaction. डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड टॉपिक की बात कर लेते हैं, डैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या होता है। ऐसा फील्ड या वो रीजन जहाँ पे अर्थ अपनी जो ग्रेविटी है उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सपीरियंस करती है, डैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड। A gravitational field is a region where a mass experiences a force due to the gravitational acceleration. Gravitational field strength जो है वो क्या होगा? It will be defined as the force per unit mass. कितनी फोर्स किसी भी मास के ऊपर लग रही है उसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स आपने जो है जो फॉर्मूला है आपके साथ जो मैंने पहले बताया था फर्स्ट टॉपिक में, F इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले में दो मैसेस की बजाय कंसीडर कर लेते हैं कि अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मैस है और एक अर्थ का भी मैस होगा जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसकी हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। सो अगर हम रिप्लेस कर दें M1 M2 को, M1 की जगह पे M जो कि मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसने एक्सपीरियंस करना है एक फोर्स को एक ग्रेविटेशनल फील्ड में, और जो मास ऑफ अर्थ है M2 को आप ME के साथ रिप्लेस करेंगे तो आपका जो फाइनलाइज्ड फॉर्मूला है वो बन जाएगा F इज इक्वल टू जी M कैपिटल ME ओवर R स्क्वायर। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं। इट इज़ अज्यूम्ड दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ। ज़मीन के इर्द गिर्द हर जगह पे जो है वो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस जो होता है वो यही इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। Thirdly, gravitational force per unit mass is called a gravitational field strength. Fourth, near the surface of the earth, its value of gravitation field strength will be Newton per kilogram. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आज का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डैट इज नॉन एज द मास ऑफ अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है लाइक एक राउंड आपको शेप दिखाई दे रही है, इट विल बी नॉन एज द अर्थ, और इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको M के साथ डिनोट किया गया है, और सेंटर ऑफ अर्थ से लेके उस मास तक का जो डिस्टेंस है इट विल बी इंडिकेटेड बाय द कैपिटल R, और जो मास ऑफ अर्थ है मैंने अभी भी आपको बताया था उसे कहा जाता है ME। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फॉर्मूला जो कि मैं आपको फिर से बता रही हूँ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर जब आप वैल्यूज़ को
पुट डाउन करेंगे, F इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर में m1 की जगह पे आप m को रिप्लेस कर दें, m2 की जगह पे मास ऑफ अर्थ को रिप्लेस करेंगे, सो यू विल गेट द फॉर्मूला एज F इज इक्वल टू g m_m_e ओवर r स्क्वायर। एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो मास अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है उसको हम वेट के साथ इंडिकेट कर सकते हैं, और वो जो वेट है इट विल बी इक्वल टू द mg। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। सो our equation 1 will become as mg is equal to g_m_m_e over r square। m और m सेम है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, जबकि जो स्मॉल g है वो एक साइड पे रहेगा। और आप अगर m_e, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक कैपिटल m_e की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो कैपिटल m_e यहीं पे रहेगा, r स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा है वो g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो कैपिटल g मल्टीप्लाई हो रहा है m_e के साथ वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप इस इक्वेशन, ये जो मास ऑफ अर्थ को इंडिकेट कर रही है इक्वेशन में, आप वैल्यूज को पुट डाउन करते हैं, लाइक आर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6.4 10⁻⁶, इसके अलावा स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल, जबकि कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो 6.673 10⁻⁻11 को पुट डाउन करेंगे। After calculating all these values, you will get the final value which is indicating the mass of Earth, and it is m_e is equal to 6.0 10⁻24। Dear students, तो ये जो value है that is actually the mass of Earth। अब मैं आपके साथ आज का जो कुछ हमने पढ़ा है उसका एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी रहे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। इसमें जस्ट आपने दो बातें याद रखनी है कि जो फोर्स है वो दो मैसेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी बात को आपने डेफिनेशन में लिख देना है, जबकि आपने अगर यूनिट ऑफ जी जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको फाइंड आउट करना हो तो आप इक्वेशन में जी को एक साइड पे रहने दें, बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाएं, यूनिट्स को पुट करेंगे, देन यू विल गेट द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने याद रखना है प्रीवियस डायग्राम को माइंड में रखते हुए कि अगर मास m1 m2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है तो जाहिरी बात है m2 भी m1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। अब ये जो फोर्सेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, सो इट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ऐसा फील्ड जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करता है, उसके ज़ेरे असर रहता है, तो हम ऐसे फील्ड को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसके अलावा आपके साथ मैंने ये भी बात शेयर की कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ऑल अराउंड द अर्थ जो है एग्जिस्ट करता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि एरोज इनवर्ड हैं। अगर आउटवर्ड होते इट्स मीन कि इट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक था डैट वाज द मास ऑफ अर्थ, जिसमें हमने पढ़ा कि आपने एक बॉडी ली, उसको
अर्थ के ऊपर प्लेस किया और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट डाउन करने के बाद आपने फोर्स की वैल्यू को पुट डाउन किया, मैसेस को कैंसिल आउट किया, एम ई की वैल्यू को एक साइड पे रहने दिया, दूसरी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले गए और आपने डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज़ जो आर की हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यूज़ को जब आपने पुट डाउन किया, देन यू हैव गॉट द फाइनल value of mass of earth, which is 6.0 10 raised to power minus 24 kilogram. Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and thank you so much for listening.